समाजवादी पार्टी ने किराना से पहले नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया था। नाहिद जेल पहुंच गए। इसके बाद चर्चा हुई कि उनकी बहन इकरा हसन को सपा उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी ही नहीं की, लिहाजा इकरा का नाम सामने नहीं आया। लेकिन आज इकरा हसन ने कहा कि उनके भाई को फंसाया गया है और ये किसने किया है ये सब जानते हैं। यही नहीं, इकरा ने सीधे योगी सरकार पर और उनकी पार्टी पर हमला बोला। नाहिद हसन जेल चले गए, अब उसको किस तरह से देखते हैं? सपा पार्टी के वो प्रत्याशी हैं, सभी को पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सब मामला, कोई इसमें सब बेसलेस है और उन्हें ये बौखलाहट दिखाती है बीजेपी की कि वो प्रत्याशी को अपने चुनाव से दूर कर रखा है उन्होंने, तो साफ जाहिर है कि उनकी हार इंशाल्लाह निश्चित है। जब बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि गुंडे को टिकट दे दिया, टिकट कटने की भी बात आ रही थी, तो इस पे क्या स्पष्टीकरण? टिकट कटने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो वो कह रहे हैं सभी को पता है कि दंगे किसने कराए और लोगों को बसाने का काम किसने किया, ये सभी को पता है। ग्राउंड रियलिटी से जनता वाकिफ है और जनता ही जवाब देने का काम करेगी। मैम, योगी जी का कहना है कि विपक्ष ने सभी गुंडे, बदमाश और तमंचाधारी को टिकट दिया है, इसमें क्या कहना है आपका? गुंडे सबसे ज्यादा किस पार्टी में, ये आप और हम सभी जानते हैं। खुद पे मुकदमा है तो जी, वो बड़े गुंडे हैं और उनके बहुत सारे शिष्य गुंडे हैं उनकी पार्टी में, तो ये तो सभी को पता है सबसे ज्यादा गुंडे किस पार्टी। अब दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हम शुरू कर रहे हैं मुकाबला। सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अब सुधांशु जी, आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए तमंचाधारी, दंगाई, गुंडे शब्द का इस्तेमाल करें तो इकरा हसन ने तो उल्टी बात कह दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े गुंडे हैं और उनके शिष्य सारे गुंडे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए गुंडा शब्द सबसे पहले कब प्रयोग हुआ, मैं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बताया देता हूं। अक्टूबर 1986 में यूपी विधानसभा का चुनाव परिणाम जिस दिन आने वाला था, दूरदर्शन पे डिबेट हो रही थी मायावती जी और इनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास के बीच में। कोई जाके दूरदर्शन आर्काइव से चेक कर सकता है। मायावती जी ने क्लियर कट बयान दिया, कोट, कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा मुलायम सिंह यादव है, अनकोट। मेरा नहीं, उनका स्टेटमेंट। फिर इस प्रदेश में एक नारा चला, चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पे। ये दोनों ही वाक्य, दोनों ही नारे हमारे नहीं थे, किसी और के थे, वो सब कुछ पता। अब आ जाइए इस चुनाव में, ये बताइए, ये इन्होंने कहा कि असंतुष्ट भाजपाइयों के लिए अब हमारे रास्ते बंद हैं, पर दागियों और दंगाइयों के लिए खुले। ये नाहिद हसन जो कैराना के हैं, ये बड़ी स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। ये बताइए, जिनको ये लेके आए हैं अपनी पार्टी में, इमरान मसूद, जो ये कहे थे कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, उसको कोटि कोटि नमन करके लेके आए हैं। ये तो बड़े महान और स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं। ये बताइए कि ये मुहर्रम अली पप्पू, इन्होंने तो गुरुद्वारे में जाकर किया था। ये तो हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, ये तो सिख और मुस्लिमों के बीच में करवाया था इन्होंने। ये सब क्या है? ये सब बड़े साधुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की फितरत के साथ यह शब्द जुड़ा है और उत्तर प्रदेश के जन जन में कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन एक अवधारणा बनी है। और तमाम दावों प्रतिदावों के बीच अंततः अखिलेश जी ने टिकट वितरण के द्वारा यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी कर ले पढ़ाई, चाहे कितनी कर ले लिखाई, पर वो निकले असल में सफाई। लीजिए घनश्याम तिवारी जी, अब मैं कुछ नाम आपके सामने रख रही हूँ, कुछ का उल्लेख तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने किया ही। अब नाहिद हसन को आप टिकट दे रहे हैं या टिकट काट रहे हैं, इकरा को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार भी रहे हैं, अब ये सब क्या है, इस पर आप जवाब दीजिएगा। शाहिद मंजूर जो किठौर से आपके उम्मीदवार हैं, उन पर केसेस दर्ज हैं। हाजी यूनुस की बात करें, बुलंदशहर से आपके उम्मीदवार हैं, इन पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। धौलाना से असलम चौधरी की बात करें, गुंडा एक्ट और हत्या जैसे मामले 27 मुकदमे कुल इनके ऊपर दर्ज हैं। अब बताइए, कौन दंगाई है, कौन गुंडा है? नमस्कार आपको, दर्शकों को और सुधांशु जी को, मेरे को पैनलिस्ट को। जहां तक जो इकरा हसन जी ने कहा, पहले तो इकरा हसन जी स्वयं जितनी पढ़ी लिखी हैं, एक कोई कैंडिडेट समूची भारतीय जनता पार्टी दिखा दे, महिला कैंडिडेट, पुरुष कैंडिडेट, जिन्होंने इकरा हसन जी की तरह पढ़ाई की है या उनका राजनीतिक अनुभव है कम उम्र में भी, तो भारतीय जनता पार्टी जब किसी के ऊपर उंगली उठाती है तो इस तरीके से उठाती है जैसे उसकी कोई पृष्ठभूमि ही नहीं है। दूसरी बात कि आदित्यनाथ के बारे में पहले बात करते हैं। अगर आदित्यनाथ के बारे में बात करें
तो ठीक उन्होंने कहा कि जिस तरीके के मुकदमे आदित्यनाथ जी के ऊपर लगे हुए हैं, उन मुकदमों में साधारण अपराध तो कोई पैमाना बचता ही नहीं है। अगर आप उन मुकदमों की सूची देखिए या उनके बयानों की सूची देखिए, जैसे कि कैरावन मैगजीन ने छापा, उनका बयान 27 जनवरी 2007 का बयान, जिसमें गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे वो कह रहे हैं कि हम प्रशासन से 10 की जगह 10 की हत्या करवाएंगे, FIR दर्ज नहीं करवाएंगे। ऐसे व्यक्ति को ये लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं। 14 अगस्त 2014 गौरव भाटिया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आदित्यनाथ जी के ऊपर दंगे के मामले सिद्ध हो रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ये लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, मंत्रिमंडल में कितने ऐसे मंत्री हैं इनके उत्तर प्रदेश में जिनके ऊपर या तो 302 अटेम्प्ट का मर्डर का मुकदमा है या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है। ये दंगे के मुकदमे तो बहुत छोटी बात है भारतीय जनता पार्टी की तुलना से। और जहां तक इतिहास में किसने क्या कहा है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भारतीय जनता पार्टी को भारत चलाओ पार्टी कहा था। नीतीश कुमार जी जो इनके सहयोगी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट और झूठी पार्टी कहा था। राजनीति में इतिहास में किसके कितने काले चिट्ठे दर्ज हैं, वो वही लोग करते हैं जिनके पास वर्तमान में कुछ कहने को नहीं है। वर्तमान क्या है? वर्तमान आज भी इनके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है, जिनके ऊपर संगीन मुकदमों का इतिहास रहा है। कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसा संगीन मुकदमों का इतिहास रहा है? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संगीन मुकदमों का इतिहास रहा है। देखिए, अब इस पर तो मैं सुधांशु जी से ही जवाब लूंगी, लेकिन घनश्याम जी, मैंने जितने नाम आपके सामने गिनाए, आपने उसमें से किसी एक पर भी जवाब नहीं दिया। शाहिद मंजूर, हाजी यूनुस, असलम चौधरी, नाहिद हसन, किसी एक पर तो बोलिए आप। जवाब ये है कि नाहिद हसन MLA रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है कि एक स्वस्थ राजनीति की पहचान ये जरूर है कि जब इस तरह की बहस हो तो हर पार्टी उन लोगों का नाम प्रस्तुत करे जो राजनीति में अपराधीकरण कर रहे हैं। और जिस श्रेणी का आप बचिए इस सवाल का जवाब देने से, आप एक बार फिर बचिए, मैं फिर कोशिश करूंगी। लेकिन नाहिद हसन आपकी पार्टी के कैंडिडेट हैं या नहीं है, इतना तो बता दीजिए। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि नाहिद हसन हमारी पार्टी के MLA रहे हैं। उन्होंने नामांकन भरा भी। हाँ। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब इस तरीके से दिया है। कोई ऐसे 5 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अभी के कैबिनेट में, ऐसे 5 मंत्री जिनके ऊपर नाहिद हसन से ज्यादा मुकदमे दायर हैं, क्या ऐसे लोग हैं? आप केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के आदित्यनाथ, मैं फिर कह रही हूँ, ये हम सुधांशु जी से इसका जवाब लेंगे, वो बैठे हुए, आप दो ही प्रवक्ता, मैं आ रही हूँ सुधांशु जी। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए ना, इकरा को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार देना, दूसरी लिस्ट जारी नहीं करना, किस बात से बच रहे हैं आप लोग? ये हम, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव होगा और समाजवादी पार्टी जो ये चुनाव जीतने वाली है वो लिस्ट ही जारी नहीं करेगी। ठीक है। मुझे लगता है ये तो सिर्फ हल्की हेडलाइन बटोरने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। समाजवादी पार्टी हर विधानसभा में जीतेगी और उसके लिए दमदार कैंडिडेट घोषित करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के हर दुष्प्रचार का जवाब उन्हीं की भाषा में, तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ। हेडलाइंस बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आरोप है घनश्याम तिवारी का। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात तो देखिए, कैराना पर वो स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। इनकी सिचुएशन कैराना में ये हो गई 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। जैसे पुरानी फिल्म आई थी ना कुछ साल पहले, फंस गए रे ओबामा, तो यहाँ बबुआ फंस गए जाके कैराना। खैर, अब मैं तथ्यात्मक जवाब देता हूँ। घनश्याम जी ने कहा, हाँ मैं बताता हूँ, आपकी सरकार का अपराध के साथ और हमारे नेताओं पे जो आरोप है, दोनों के साथ क्या संबंध है? अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ की अदालत में जिन्होंने धमाके किए थे, उन आतंकवादियों से आपने केसेस विड्रॉ कर लिए थे, वो तो सर उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ, इसलिए आप नहीं करता। अगर आपकी चलती तो आज वो आतंकवादी बेदाग होते, और श्री लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 120B के मुजरिम हैं। बताइए, मैं दर्शकों से पूछता हूं, ये बात तर्क संगत है? इसीलिए आपके दौरे हुकूमत में कौन अपराधी, कौन आतंकवादी, क्या गजब की परिभाषाएं गई। और आपने संगीन मुकदमे कहे, घनश्याम जी याद दिलाना चाहता हूं, आपके नेता को याद होगा, नेताजी को, भारत के इतिहास में पहला संगीन मुकदमा सबसे भयानक कौन सा लगा था? श्री जॉर्ज फर्नांडिस पे बड़ौदा डायनामाइट केस। आप आपातकाल के दौरान सारे नेताओं पे, हमारी पार्टी और आपके नेता पर भी, सब पे देशद्रोह के डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के मुकदमे लगे हुए थे। यानी आज के हिसाब में जो आतंकवाद के मुकदमों के समकक्ष है। मगर क्या हुआ, वो मुकदमे नहीं वापस लिए गए थे सत्तर में आने के बाद, क्योंकि सब के सब झूठे थे, और आज भी ये सारे मुकदमे झूठे हैं। और ये मैं इस आधार पे कह रहा हूं, आपने हमारे जितने नेताओं पे आशंका लगाई थी,
आप एक का नाम बताइए जो कोर्ट में सस्टेन की हो, जो कोर्ट से कैश ना हो। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कि क्या सुरेश राणा पे या संगीत सोम पे या योगी जी पे, बताइए एक चार्जशीट जो आप फाइल कर पाए हो और कोर्ट से सस्टेन हो गई। रासुका सब जगह खारिज हो गई, क्यों? निराधार राजनीति से प्रेरित आप लोगों ने यह मुकदमे दायर किए। और आपके लिए क्या कहा जाए, अब आपके नेता तो खुलेआम रेप के बाद कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है। श्री मुलायम सिंह जी का मुझे स्टेटमेंट याद है, ये अक्टूबर 1990 में उन्होंने सुधांशु जी जिनका नाम आपने लिया संगीत सोम का, तो क्या गलत? संगीत सोम का नाम लेकर ही तो ये आप लोगों को कहते हैं कि आप डिविसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को अपना उम्मीदवार बनाते हैं। मीनाक्षी जी, मैंने तो कहा ये संगीत सोम पे इन्होंने एनएसए लगाया, रासुका लगाई और कोर्ट से धराशायी हो गई इन्हीं के रिजीम में। कोई सबूत ही नहीं रख पाए कोर्ट में। बता देना, मैं चुनौती से कर रहा हूं, हमारा एक नेता बताइए आपने कईयों में रासुका लगाई थी जो आप कोर्ट में सस्टेन करवा ले गए। और जबकि हमने जो कहा, आपने जिन आतंकवादियों से वापस किए थे केस, उसमें से 2 या 3 को मृत्युदंड हुआ और करीब 10 को आजीवन कारावास हुआ। तो जो हमने कहा वो न्यायालय में साबित हुआ और जो आपने किया वो न्याय अदालत की चौखट पर मुंह बाए गया। अब घनश्याम जी इन बातों का तो आप जवाब दीजिएगा कि देखिए संगीत सोम तो आप ही के शासनकाल में मुकदमा भी लगा, आप ही के शासनकाल में क्वॉश भी हो गया। अब आप ये बताइए, आप उधर इल्जाम लगा रहे हैं और देखिए क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश जी फंस गए हैं कैराना जाकर। केवल कैराना ही नहीं बल्कि अगर पूरे मेरठ रीजन की बात कर ले, जाटों के गढ़ में मुस्लिम उम्मीदवार आपने उतार दिए। हम तो ये सुन रहे हैं कि अब उन उम्मीदवारों को उतार कर भी आप फेर बदल में फंसे हुए हैं और इसलिए दूसरी लिफ्ट आपकी बाहर नहीं आ पा रही है। देखिए, 2 बातें कहूंगा। संगीत सोम को भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता का पैमाना बताने वाले सुधांशु जी अपनी ही पार्टी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। अल-दुआ मीट प्रोसेसिंग प्लांट के फाउंडिंग डायरेक्टर रहे संगीत सोम, इनके ऊपर केवल रासुका नहीं लगा है। 148, 353 सुधांशु जी बताइए इसमें से कोई कुछ मैंने गलत कहा हो संगीत सोम के ऊपर तो। 148, 353, 147, 341, 323, 295, 188, 420 420 का मुकदमा लगा है। 120B ऐसे लोगों को सुधांशु जी के सरीखे पढ़े लिखे प्रवक्ता अगर डिफेंड करें तो भारतीय जनता पार्टी के नैतिक पतन का उदाहरण दिखाई देता है। जहां तक आदित्यनाथ की बात है, आदित्यनाथ के ऊपर केवल वो राजनीतिक चार्जेस नहीं लगे हैं। अगर आप उनके चार्जेस खंगालेंगे, या केशव प्रसाद मौर्य, ये बताइए 302 कौन सी राजनीति से प्रेरित होकर लगा हुआ था उनके ऊपर? आप उनको डिफेंड करने आए, आप ये बता दीजिए 302 उनके ऊपर क्यों लगा था? या आपके जिन मंत्रियों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है, कौन सी राजनीति से प्रेरित होकर लगा है? ये सिर्फ कहना है, ये एक व्हाइट वॉश है, ये कहना कि सभी के ऊपर राजनीति से प्रेरित होकर के चार्जेस लगे थे। जो कैरावैन मैगजीन ने जनवरी 2022 को आदित्यनाथ जी का बाकायदा जो बयान छापा है, क्या आपकी सरकार में किसी ने भी इसका विरोध दर्ज किया? किसी ने नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं ये सच बयान है। अगर जो लोग दंगाई हैं उनका इतिहास सबके सामने है, उनके बयान छापे जाते हैं, उस समय आप विरोध दर्ज नहीं कराते हैं। और सिर्फ ये कह देना कि संगीत सोम जो है वो आपकी स्वच्छ राजनीति का पैमाना है, आदित्यनाथ आपकी सबका साथ सबका विकास का पैमाना है, और केशव प्रसाद मौर्य पाक साथ स्वच्छ छवि के नेतृत्व है। मैं फिर ये कहती हूं कि आप ये तमाम आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर आप लगा रहे हैं, जिसका जवाब सुधांशु जी देंगे। लेकिन इस बार फिर आप मेरे सवाल को टाल गए। मेरठ रीजन में आखिर ऐसी क्या विचलित आप लोग हो गए हैं जो आरोप लग रहा है? अब देखिए, अवतार सिंह भड़ाना भी कभी कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कभी कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जरा उन सवालों पर भी तो आइए। देखिए, ये तो राजनीतिक चर्चा है। समय समय पर जिस पार्टी के, सोचिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री, हर कोई ये पत्र लिख के गया है कि ये पार्टी दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। मैं बता रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, टूट के तमाम नाम आ गए, फिर वो गिनती कराना शुरू कर देंगे सुधांशु जी। आप गिनाने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कद्दावर मंत्री जो ये कह के जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं कहीं राजनीति एक परफेक्ट स्पेस नहीं है। कहीं कहीं कोई इनकी पार्टी से आएगा, कहेगा हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, किसी कैंडिडेट को ये लोग बदनाम करेंगे, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि इनके ऐसे 5 मंत्री हैं जिनके ऊपर नाहिद हसन से ज्यादा संगीन मुकदमे लगे हुए हैं, जिनको ये स्वच्छ राजनीति का पैमाना बताते हैं। अब किसके दाग ज्यादा हरे हैं, जरा ये आप बता दीजिए सुधांशु जी, क्योंकि आप इन पर आरोप लगाते हैं, ये आप पर आरोप लगाते हैं।
मीनाक्षी जी, मैंने कोई बात हवा में नहीं बताया। घनश्याम तिवारी जी हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, इसीलिए जब वो सपा को डिफेंड करते हैं तो आत्मिक कष्ट भी होता है। देखिए, वो एक भी व्यक्ति का नाम नहीं ले पाए जिस पर राष्ट्रपति ये सस्टेन कर पाए। ये इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से लिखते थे। बार बार कोट किसको कर रहे हैं? कार्मा मैगजीन। कार्मा मैगजीन की आपको ख्याति पता है कि असीमानंद का जेल में जाके इंटरव्यू ले लिया था और उसके आधार के ऊपर भारत के इतिहास का इकलौता केस था समझौता एक्सप्रेस, जिसमें पहले यू जा रही थी एजेंसी और यू टर्न ले लिया, केवल जेल में गए उस स्टेटमेंट पे। और जब कारवा से पूछा गया जेल में जाके निरुद्ध आरोपी का इंटरव्यू कैसे ले लिया, तो जवाब नहीं दे पाई। ऐसी शानदार मैगजीन का ये उदाहरण है जो जेल में निरुद्ध व्यक्ति के पास जाकर इंटरव्यू भी लेके चली जाए। और फिर मैं कह रहा हूं, उसमें से एक केस बताइए जिसकी चार्जशीट फाइल कर पाए। जितने तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केस किसी की चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए। 2006 से लेकर 2014 तक एक भी केस प्रूव होना तो दूर है, चार्जेस नहीं फ्रेम करवा पाए कोर्ट में। ये इस बात का प्रमाण है कि ये किस प्रकार के अपराधियों को साथ देते हैं। और दूसरा मैं याद दिलाना चाहता हूं भाई, मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ था? क्योंकि एक बेटी के साथ छेड़खानी करने वाले लोगों के विरुद्ध जब उसके परिवार ने शिकायत की और उस अपराधी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ तो आजम खां का फोन आ गया, चलो वो छूट जाता, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन उल्टा उस बेटी के घर वालों पे मुकदमा दर्ज हो गए। लेकिन सुधांशु जी, इस पर तो समाजवादी पार्टी आरोप ये लगाती है, अखिलेश यादव के भी कई बयान हमने सुन लिए, वो ये कहती है कि जब जब दंगे होते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, तो दंगे करवाने वाला फायदा आप उठाते हैं। एक तरीके से परोक्ष रूप से उन्होंने आप ही पर आरोप लगा दिया। देखिए, सबसे ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए पिछले 30-32 साल में। अखिलेश जी के शासनकाल में कोसी कला से शुरू होकर मऊ के दंगे का वो दृश्य लोगों को नहीं याद है? खुली जीप में मुख्तार अंसारी घूम रहे। बताइए, ऐसा कभी हो सकता है कि जिसके ऊपर दंगे का आरोप पुलिस आगे पीछे चल रही है और वो खुली जीप में घूम रहे हैं? वो फोटो लोगों को याद है। फिर वहां से चाहे बहराइच हो, चाहे तत्कालीन इलाहाबाद का दंगा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, और मुलायम सिंह जी के शासनकाल में 1990 में उत्तर प्रदेश के 43 जिले कर्फ्यू में थे। 43 जिले जो आज तक कभी नहीं रहे हैं। अब दंगे पे एक और जवाब दे देता हूं। चलिए मीनाक्षी जी, ये हम पे आरोप लगाते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम दंगे को लेकर। ये बताइए, लखनऊ में शिया सुन्नी दंगा होता था, 79 के बाद शियाओं के ऊपर रोक लगा दी गई कि आप मुहर्रम में अपना अजादारी मदे साहबा का जुलूस नहीं निकाल सकते। और 20 साल तक रोक लगी रही। जब हमारी सरकार आई, कल्याण सिंह जी के दौर में निकालने की परमिशन हुई और फिर दोनों का निकलता रहा, शिया सुन्नी दोनों का शांति से। अब ये बताइए, क्या आप ये कहेंगे शिया सुन्नी के दंगे भी हम करवा रहे थे? वो भी अंग्रेजों के जमाने से हम करवा रहे थे। आप देखिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगे ही नहीं हुए, शिया सुन्नी में कोई मतभेद नहीं हुआ। ये मुहर्रम अली के ऊपर किस बात का आरोप है? गुरुद्वारे में जाकर दंगा फैलाने का ना। तो सिख मुस्लिम दंगा, वो भी कोई नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ईमानदारी से सभी प्रकार के समुदायों के बीच सौहार्द और अनुशासन बना रहता है। और इनके जमाने में आते हैं तो मैंने बोला शिया सुन्नी से लेके और सिखों और मुस्लिमों तक पे दंगे होने लगते हैं और फिर आकर ये डिफेंड करने का प्रयास करते हैं, तो ये चल नहीं सकता। आपने तो जिन लोगों पर डकैती के घोषित आरोप थे उनसे भी आपने केसेस विड्रॉ किए हैं, अपराधियों से किए हैं, आतंकवादियों से किए हैं। अब बताइए, ये कह रहे हैं बटाला हाउस इनकाउंटर के बारे में ये जांच करवाएंगे। ये जाते थे आजमगढ़ के संजरपुर में, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के आगे सिजदा करने। उसी आजमगढ़ में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का घर है, जो भारत की आजादी के बाद सेना के फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर थे। उसमें कोई नहीं जाता इंडिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपराध के साथ जो समाजवादी पार्टी का संबंध है वो चोली दामन का साथ है, वो कभी छूट नहीं सकता। लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं। घनश्याम तिवारी जी, मुजफ्फरनगर याद दिला दिया जाएगा, बदायूं याद दिला दिया जाएगा। हम लगातार वो ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं जो बूथ लूट ले जाते थे, उन्हें आप अपने साथ खड़ा करते हैं। सिखों का दंगे की बात कर ले, वहां तक कहां तक पहुंच गए सुधांशु जी? एक लंबी तहरीर दी है। मुझे लगता है कि जब वक्ता बहुत शानदार हो जैसे सुधांशु जी हैं, तो तर्कों से ज्यादा धारदार तथ्य होते हैं। 2017 से अब तक भाजपा सरकार में दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट छापी, FIR 3,40,000, अपहरण 17,500, ये प्रतिवर्ष है। चोरी के मुकदमे 50,000, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुकदमे 56,000 और दंगे 7,300। तो इसीलिए जब जैसा इन्होंने कहा, बहुत शानदार तरीके से कहा कि सबसे बड़ा मुकदमा आज़ादी के बाद लगा जॉर्ज फर्नांडिस जी पे लगा। मैं साधारण सा तथ्य रिसर्च कर रहा था। सबसे बड़ा मुकदमा तो आज़ादी के बाद मुझे लगता है कि सावरकर पे लगा था। गांधी जी की हत्या का मुकदमा RSS के नेताओं पे लगा था।
तो ये शानदार तरीके से अगर तथ्यहीन तर्क रखा जाए तो मुझे लगता है ये आवश्यक है कि हम उन तर्कों को साबित करें। जो इन्होंने कहा कि असीमानंद, जैसे असीमानंद जी पहचान है, जैसा मैंने कहा कि दुख की बात है कि जिस तरीके से आज संगीत सोम इनके लिए पहचान बने हुए, वैसे असीमानंद भी पहचान बने हुए हैं। 10 जनवरी 2012, 22 जून 2013, 9 जनवरी 2017 और 17 जनवरी 2014 4 बार असीमानंद जी का इंटरव्यू किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ खड़े थे। इस दौरान कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे। उन इंटरव्यूज का टेप सार्वजनिक है। उसमें चाहे वो आरएसएस की भूमिका है, चाहे वो इनके अन्य नेताओं की भूमिका है, चाहे ये जितने भी ये बम धमाके किए गए, इसका सच कोई भी अगर साधारण दृष्टि से देखे तो समझ में आता है। अब सुधांशु जी, मैं सीधे सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ। देखिए, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि प्रदेश में कानून का राज हो, हिस्ट्री शीटर थाना ना चलाएं, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे, अपराधियों का सिर बुलंद ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मुख्तार अंसारी, जिसे योगी आदित्यनाथ फूटी आंख नहीं पाते, उन्हीं के किसी करीबी को टिकट दिलाने के लिए बीजेपी के ही कोई आला नेता सिर्फ पांव तक रगड़ने के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए, ऐसा कैसे होगा? देखिए, जहां तक मुख्तार अंसारी की बात है, मैंने याद दिलाया कि मऊ के दंगों में खुली जीप में पुलिस के जलवाए जलाल के साथ घूमने वाले इस समय पंजाब में जाकर अपनी जान की हिफाजत मांग रहे थे। यानी जो लोग, जो माफिया इनके जमाने में जलवे से चलते थे, अब वो जलवे में रहते हैं। चलिए, बाकी सब में आरोप प्रत्यारोप, घनश्याम जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो वो अपने हिसाब से गढ़ते रहेंगे। मैं 3-4 ऐसी चीजें बताता हूं जिसमें कोई किंतु परंतु का कोई स्कोप नहीं। एक, हमने माफियाओं की 1886 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। पूर्ववर्ती सरकारों, सपा बसपा में 1 करोड़ की भी संपत्ति किसी माफिया की जब्त की गई हो तो बता दें। दूसरा, अभी कुछ दिनों पहले कानपुर में प्रधानमंत्री जी की रैली में एक छद्म कार बनाकर बवाल करते हुए सफाई दिखे कि नहीं। तीसरा, याद करिए, वो एक सपा के कार्यकर्ता का पुलिस वाले को यूं पकड़ के उसका सर लड़ाते हुए, ये क्या था? अभी परसों नरसों संभल में इनका एक कार्यकर्ता, यद्यपि वो, मैं ये कहना नहीं चाहता, मुस्लिम था, वो क्या कह रहा है, तू काट ले जितना बड़ा चालान काटना, हमारी सरकार आएगी तो उसके बाद या तो संभल में तू रहेगा या मैं रहूंगा। भले ही बाद में उसने माफी मांगी क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गया। इनके कासगंज के कैंडिडेट कासिम शेरवानी, जो कि 2017 में क्या एलानिया बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुस्लिम की तरफ उंगली उठा के देख सके। अब आइए, इनके अभी बिजनौर के जिला अध्यक्ष सलमान कुरैशी क्या बोल रहे हैं, हमारी सरकार आ गई तो मुस्लिमों के पेशाब से चिराग गिरवाऊंगा। अब ये 5-6 चीजें तो जनता ने देखी हैं, आज टीवी वीडियो अवेलेबल है, इसमें कहां पे गुंजाइश है? और ये पूरा मिलकर जो डॉट कनेक्ट होकर क्या चित्र बता रहे हैं समाजवादी पार्टी का, उसका जवाब दे दीजिए। बाकी सब में आप बहस करते रहिएगा, वो करते रहिए, वैसे जनता को सब पता है। इन 5 का जवाब दे दीजिए। यद्यपि आपने रासुका का जवाब नहीं दिया, अन्य चीजों का जवाब नहीं दिया, मगर इसका जवाब दीजिए। चलिए घनश्याम जी, जवाब दीजिए। कैराना को आप टाल गए, अब कोई एक मुद्दे पर तो आप सीधे पॉइंट पर आइए। देखिए, जो दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करे सुहाए। ये सुधांशु जी की ये जो बातें हैं, ये एक बात फिर पुनः हमारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इस चुनाव का जो मुख्य मुद्दा है वो है बेरोजगारी, जो महामारी की तरह इन्होंने प्रदेश में फैला दी है। इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है महंगाई। जनता डरती है कि गलती से अगर ये जीत गए तो जो 1000 रुपए का सिलेंडर, आप बार-बार महंगाई और बेरोजगारी याद दिलाएंगे। नहीं, सुनिए ना, आप इसके बाद आप ही को बोलने का मौका मिलेगा। घनश्याम जी, आप जितनी बार महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे, वो उतनी बार दंगों की याद दिलाएंगे। तो बात यही है, आप महंगाई और बेरोजगारी पर लड़ना चाहते हैं चुनाव, और वो याद दिलाना चाहते हैं कि गुंडा राज से मुक्ति अगर किसी ने दिलाई तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जनता डरती है कि गलती से अगर ये जीत गए तो जनता को इसी तरीके से लव जिहाद और खुले सांड ऐसी चीजों पे उलझाए रखेंगे। जो 300 रुपए, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे थे तो कह रहे थे मैं बनूंगा तो 30 रुपए का पेट्रोल होगा, 15 लाख सबके खाते में होंगे और 300 रुपए का सिलेंडर होगा। गलती से ये जीत गए। 10,000 की बेरोजगारी मुफ्त, 10 साल की बेरोजगारी मुफ्त, 2 साल से स्कूल बंद है, आगे भी बंद रहेंगे, 2000 का सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, 200 रुपए का पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ेगा, और इसी तरीके से जनता को इन्हीं मुद्दों पे उलझाए रखेंगे। इस पूरी बहस के दौरान
सुधांशु जी ने वर्तमान से जुड़े हुए एक भी मुद्दे के बारे में नहीं बात कहा। हम हर रोज चुनाव का एजेंडा सेट करते हैं कि हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 1 करोड़ गरीब परिवारों को पेंशन देंगे, सरकारी कर्मचारियों का पेंशन लौटाएंगे, को शुरू करेंगे, लौटाएंगे, और ये हर रोज उन्हीं घिसी पिटी बातों पर चुनाव को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास वर्तमान में न युवा पीढ़ी को देने के लिए कुछ है, न महिलाओं को देने के लिए कुछ है, न प्रदेश की जनता को देने के लिए। क्या प्रदेश की जनता ने ठेका ले रखा कि भारतीय जनता पार्टी को घिसे पुटे तर्कों पर, पुरानी बातों पर साल दर साल वोट दिया जाए? क्या इनके पास कोई नई बात नहीं है? ये कहने को नहीं है कि हम बेरोजगारी में ये काम करेंगे, ये कहने को नहीं कि महंगाई के जिम्मेदार हम खुद हैं। और जो इन्होंने 1886 करोड़ की बात की, जो इन्होंने जब्त किया, ये तो एक आखिरी बात, ये आखिरी बात मैं आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी लगभग प्रतिवर्ष अननोन सोर्सेस से, अज्ञात सूत्रों से 3000 करोड़ रुपए चंदा कलेक्ट करती है। अज्ञात सूत्रों से जो खुद फाइल करते हैं प्रतिवर्ष। जिस तरीके से मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, छोटा मोदी जिसे कहा जाता है, या फिर विजय माल्या, ये सब लोग भाग गए। प्रति व्यक्ति 5000 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने देश का नुकसान किया है। ये क्या छोटी मोटी बातें कर रहे हैं? घनश्याम जी, मित्र वाले मित्र की बात आ जाएगी घनश्याम जी। देखिए तो आज तो आप लोगों ने तय करके रखा है, टॉपिक डिरेल करके ही मानेंगे। अब आप इत्र वाले मित्र की बात ले आएंगे, अब भ्रष्टाचार की बात होगी। देखिए सुधांशु जी, 2 बातें हैं जो दर्शक बहुत समझदारी से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये पूरा चुनाव सुशासन पर केंद्रित रहे। कैसे याद दिलाया जा रहा है बार बार कि देखिए दंगा था, देखिए गुंडा राज था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। अब तो आपकी 5 साल की सरकार रही है, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है सुशासन हो गया, अब विकास के मुद्दों पर करिए ना राजनीति, पुरानी बातों को क्यों दोहराया जा रहा है? अभी आपने देखा कि जो मैंने पिछले 1 महीने के इनके नेताओं के 5 बयान याद दिलाए थे, वर्तमान की बात की, मगर अभी घनश्याम जी ने जानते क्या किया? वो हम लोग बचपन में गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे और जब किसी बच्चे को लगता था मैं आउट ही होने वाला हूं तो विकेट लेके भाग जाता था। आज बोर्ड कैसे होगा भाई? मैंने तो इन्होंने गोल पोस्ट नहीं चेंज किया, ये विकेट ही लेके भाग गए। चलिए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, दंगाई, आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर कोई स्कोप ही नहीं इनके पास बहस करने का। अब आइए महंगाई और विकास, हाँ उस पर मैं जवाब देता हूं। जब इनकी सरकार थी उस समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.4% थी और हमारी सरकार के समय 4.5%। जब इनकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका साइज 10 पॉइंट कुछ लाख करोड़ था, आज 21 पॉइंट कुछ लाख करोड़ है। महाराष्ट्र के बाद हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जो इन्होंने महंगाई की बात कही, आज महंगाई की दर 4.8% है। जिस जमाने में जिस सरकार को ये समर्थन दे रहे थे, यूपीए सरकार के समय में जाके चेक कर ले, 8.5-9% थी। पढ़े लिखे व्यक्ति है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो पेट्रोल की कीमत है, मैं मीनाक्षी जी कह रहा हूं, ना मेरी बात माने ना घनश्याम जी की बात माने, कोई भी दर्शक जाके एलपीजी गैस सिलेंडर की कॉस्ट जनवरी 2014 में जाके चेक कर ले, 1241 रुपए थी। यानी आज जब विश्व में इतना बड़ा पेट्रोलियम संकट है कि भारत ने पहली बार अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला है, और घनश्याम जी आप हार्वर्ड एजुकेटेड है, अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला। आप कभी बताइए, कोई ईयर बताइए जिसमें अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला। उसके बावजूद हमारे एलपीजी के सिलेंडर के दाम जनवरी 2014 से कम है। तो महंगाई पे नियंत्रण, विकास की बात, इन सारी बातों पे हमने जो किया है उसका आपके पास अब ये बताइए। अब लेकिन सर, इस मामले पर तो मेरे को केंद्र के मुद्दे बीच में लाने पड़ेंगे। पेट्रोल तो बड़ा महंगा है सुधांशु जी, बहुत महंगा है। मैंने मीनाक्षी जी बताया ना, मैं घनश्याम जी के साथ आपसे भी कह रहा हूं, कोई वर्ष बताइए जिसमें अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला हो, इतना बड़ा पेट्रोलियम का संकट हो, बताइए। घनश्याम जी प्रबुद्ध हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ही लोग कोई बता दीजिए। तो आप इससे समझिए, और दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी बुरी दौर, 200 देश प्रभावित हो, ऐसी महामारी मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में कभी नहीं आई, कोरोना की महामारी। उस दौर में हमारी स्थिति जनवरी 2014 से बेहतर है। क्यों? इसीलिए जनता का विश्वास है, और अनेक सर्वेक्षणों ने मोदी जी और योगी जी के पक्ष में अपना विचार दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं घनश्याम जी, आप चाहे जितना भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कौरवों के पक्ष में आप बात करने का प्रयास करें, क्योंकि इनको सपने में भगवान दिखे थे ना, पर ये भगवान ने पूरी बात जो बताई वो बता नहीं पाए। अखिलेश जी गलती ये कर गए, वही गलती जो दुर्योधन ने की थी महाभारत के युद्ध के समय। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि कौरव है पूरी समाजवादी पार्टी, तो क्या सुधांशु जी के शब्दों में ही हम ये माने अखिलेश यादव को वो दुर्योधन का तमगा दे रहे हैं? देखिए, ये तो सुधांशु जी जाने, लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं
कि किसी किसी बात पर अपने विपक्षी दल के प्रवक्ता से सहमत भी हो जाना चाहिए। तो अगर सुधांशु जी को लगता है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है, तो मैं उनकी तरफ से आपके दर्शकों से अपील करता हूं, अगर आपके आस पड़ोस में भी किसी को रोजगार मिला हो, ये कहते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, कोई कहता है 70 लाख, कभी कहते हैं 6 लाख, आपके आस पड़ोस में भी किसी को रोजगार मिला हो, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। और सुधांशु जी कहते हैं कि पहले भी 1000 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। अगर आपको ये महंगाई अभूतपूर्व नहीं लगती है और इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और आपको लगता है कि ये कोई बात नहीं कि उन्होंने कहा बहुत हुई पेट्रोल डीजल की बार, अब की बार मोदी सरकार, वो झूठ आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, अगर आपको लगता है कि ये ऑक्सीजन के चलते लोगों की मृत्यु हुई है और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोली ऑक्सीजन की कमी के चलते, तो फिर इन्हें कभी वोट मत दीजिए, क्योंकि आपसे झूठ बोलेंगे। बेरोजगारी जो हर घर में महामारी की तरह फैली हुई है, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में अगर आप अगल बगल देखें, 61%, 10 में से 6 ऐसे टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने बैचलर्स या उससे ऊपर की डिग्रियां प्राप्त की है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आंकड़ा है 3 दिन पहले देखिए, मैं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घनश्याम जी हमने पहले भी कई दफा चर्चा की है, और अगर आप चाहें तो हम फिर किसी और दिन इस मुद्दे पर फिर चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर मैं जनता के सामने आई हूं, उनमें से एक भी मुद्दे पर आपने घनश्याम जी जवाब नहीं दिया। मैंने कैराना आपसे पूछा, आप कैराना टाल गए। मैंने आपसे जेवर पूछा, आप जेवर डाल गए। भड़ाना साहब कभी कहते चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने दूसरी लिस्ट का आपसे पूछा, आप उस सवाल को भी टाल गए। किसी एक सवाल पर तो आइए। महंगाई पर तो उन्होंने बोला सुधांशु जी ने, और आपने भी कहा। चलिए अब आप बताइए ना, कैराना से अब मैं ये पूछती हूं, अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल लड़ेंगे, और लड़ेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हम हर सीट पर हराएंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये चुनाव अब जनता के हाथ में है। ये कितनी भी बड़े बड़े भाषण देने से, और लगातार मैंने कहा जनता देख रही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, जैसे जनता ने ठेका ले रखा है कि उन्हीं घिसे पुटे तर्कों पर, घिसे पिटे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। हम हर जगह जीतेंगे कि हम जनता की बात कर रहे हैं। अगर हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करते? ये हमारे किसी भी उम्मीदवार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वो आलोचना करने से पहले इनको अपने दामन तो देखने पड़ेंगे। ठीक है, घनश्याम जी कह रहे हैं कि जरा वो खुद वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट दे, अगर महंगाई नहीं है तो वोट दे, अगर बेरोजगारी नहीं है तो वोट दे। घनश्याम जी खुद आज खुले मन से कह रहे हैं। मैंने तो कहा महंगाई की दर कम को बताया, घनश्याम जी ने कहा चलिए मैं भी कहता हूं उत्तर प्रदेश के सारे दर्शकों से, याद करिएगा सपा के शासनकाल में बताइएगा आपके इर्द गिर्द किसी को या विशेष व्यवस्था में योगदान दिया हो। इन 3 के अलावा कभी भी किसी को नौकरी मिल गई हो पारदर्शिता के साथ, तो कोई भी जाके अपने अंतःकरण में देख सकता। और अंत में मीनाक्षी जी, मैं कहना चाहूंगा, जिसका इन्होंने जवाब नहीं दिया, न घनश्याम जी की न हमारी, इन्हीं की पार्टी के बड़े प्रसिद्ध समाजवादी कवि हुए हैं, पहले के जमाने से इनके चरित्र को उजागर किया अदम गोंडवी। उन्हीं की लाइन कोट कर देता हूं कि उन्होंने कहा समाजवाद में ऐसा अपराधी तत्व घुस गया, उन्होंने लिखा काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराजियों विधायक निवास। और आगे उन्होंने लिखा पक्के समाजवादी है कस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास। तो ये आप ही के प्रख्यात समाजवादी कवि, आप ही की व्यवस्था से दुखित कष्ट से प्रेरित होकर जो उन्होंने लिखा, मैंने आपको सुना दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। लीजिए, तेरा तुझको अर्पण। घनश्याम जी देखिए, अदम गोंडवी जी ने लिखा है कि जो कविताएं लिखी हैं, मुझे लगता है वो सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो कविताएं बताती हैं कि किस तरीके से सरकारी फाइलों में गाँवों का मौसम गुलाबी है, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी समझती है। यह वो फाइलें बताती है कि किस तरीके से आंख पर पट्टी रहे, अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त में यूं मर्तबा आला रहे। अगर आपको लगता है कि आपका रोजगार मुद्दा नहीं है, आपको लगता है कि महंगाई के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, आपको लगता है कि किसानों के साथ हुआ अन्याय उसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के इस गिरफ्त में, इस ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इस ट्रैप से, ये बर्बादी के ट्रैप से निकलने का चुनाव है। इसीलिए अदम गोंडवी जी को ही याद करते हुए हर वोटर जो उनकी कविता पढ़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा। लीजिए, दोस्त पराया देख के चलता हसत हसत, अपने याद ना आवे जिनका आदि ना अंत। सुधांशु जी देखिए मीनाक्षी जी, अदम गोंडवी ने जिस दौर में लिखा था, उस दौर में तो हम लोग सत्ता में कहीं थे ही नहीं, हमारा तो नामो निशान नहीं था। उन्होंने लिख दिया, और फंसने में जानते क्या हुआ मीनाक्षी जी, ये कैराना में नहीं फंसे। जब बाबा ने कह दिया चुनाव लड़ना है, तो जाकर कहा अखिलेश जी जाके फंस गए। बेचारे क्या करते, अपने मजबूत गढ़ में गए।
हमारे नेता ऐसे हैं, मोदी जी निकल के आए थे, बताइए वाराणसी में उनकी बिरादरी कितनी है, योगी जी के क्षेत्र में चेक लीजिए उनकी बिरादरी कितनी है, सिराथू से हमारे केशव मौर्य जी लड़ रहे हैं, उनकी बिरादरी कितनी है, आखिरी चीफ मिनिस्टर राजनाथ जी थे, उससे पहले के हैदरगढ़ में उनकी बिरादरी कितनी है। आखिर में गए अपनी जगह, क्योंकि शेर वो होता है जहां जाके खड़ा होता है, इलाका उसका हो जाता है, और दूसरे लोग होते हैं डर के मारे अपने इलाके में जाकर बैठ। लीजिए, लेकिन ये बात तो सच है घनश्याम जी कि अखिलेश यादव जी बार बार योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे थे कि अपने लिए सबसे सुरक्षित सीट ढूंढी, और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ कि आपने उन्हें पहले ही घर भेज दिया, क्योंकि जनता तो उन्हें भेजने ही वाली थी। अब आप भी तो अपने सुरक्षित घर ही गए हैं। देखिए, अदम गोंडवी जी का जन्म 22 अक्टूबर 1947 को हुआ था, मोदी जी के जन्म दिवस से 5 दिन बाद, तो हमारे ही दौर के हैं। उन्हीं की लिखी हुई कविता है, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। तो जिस तरीके से अदम गोंडवी जी ने अपने दौर की सत्ता के बारे में चीजों को परिभाषित किया है, वो आज भी है। आज भी सिर्फ लोगों को डराने धमकाने की राजनीति होती है। और जहां तक जो अखिलेश यादव जी ने कहा है, ये स्पष्ट है। हमने तो आदित्यनाथ जी का टिकट कटाया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट कटा दिया। वो बेचारे दिल्ली फिर मेरे सवाल को टाल गए, आप फिर मेरे सवाल को टाल गए। मुद्दा ये है कि योगी जी ने अगर अपने गृह जनपद को चुना, तो अखिलेश जी ने ऐसा तो नहीं है ना कि गोरखपुर जाकर उनके खिलाफ ताल ठोक दी, उन्होंने भी तो अपनी सुरक्षित सीट ही ढूंढी। हमने कहा है कि इस चुनाव में हम किसी भी बेबुनियादी मुद्दे को सामने नहीं आने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, हमने कहा कि जनता चाहती है हम चुनाव लड़ें, पार्टी चाहती है हम चुनाव लड़ें, हम चुनाव लड़ेंगे। और देखिएगा कि केवल एक सीट नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 15 मुख्यमंत्री, सीबीआई, ईडी, आईटी और तमाम व्यवस्थाएं चुनाव लड़ रही हैं। हमारे तो हर क्षेत्र में अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे आप उसे उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला उठा लीजिए, चाहे मैनपुरी उठा लीजिए, चाहे वो बनारस यही बात सुधांशु जी भी कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो पूरे प्रदेश को ही साथ लेकर चल रहे हैं, सभी उम्मीदवारों को साथ लेकर चल रहे हैं। क्योंकि आदित्यनाथ ये बहस अंत ही हो सकती है। 10 सेकंड में सुधांशु जी अगर आप कमेंट कर सकें तो। बस एक लाइन में, जब योगी जी सीएम बने तो उनके पास बिजली विभाग के अधिकारी कहे कि साहब गोरखपुर को 24 घंटे पावर सप्लाई होगी। उन्होंने कहा किस प्रावधान से? उन्होंने कहा सीएम कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले होती रही वीआईपी एरिया में। योगी जी ने कहा नहीं, अब मैं पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, जिस दिन सारे जिलों में 24 घंटे सप्लाई कर लीजिए, आइएगा। 2 महीने बाद वो योजना लेके आए तो सारे जिलों में 24 घंटे सप्लाई हुई। ये नहीं कि सिर्फ एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज और रामपुर, रायबरेली, सिर्फ इसको नहीं, पूरे प्रदेश को आज 24 घंटे। चलिए, दर्शकों ने आप दोनों की बातें सुनी, सुधांशु त्रिवेदी जी को भी आपने सुना, घनश्याम तिवारी जी को भी सुना। अब फैसला आपने करना है, कौन से मुद्दे आपको ठीक लगते हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्या दंगा मुक्त प्रदेश बना उत्तर प्रदेश? और अगर आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है समाजवादी पार्टी का शासनकाल, तो आप भी समझदार हैं, आप समझिए कि किस दिशा में ये चुनाव जाता नजर आ रहा है। बहरहाल ये हम दर्शकों पर छोड़ते हैं, वो अपनी समझदारी से आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया घनश्याम जी, और सुधांशु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।